महाराष्ट्र में आए चुनाव नतीजों के बाद अब ईवीएम पर फिर एक बार सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस बीच सभी ऑपोजिशन की जो पार्टीज है वो अपने स्तर पर बैठक ले रही है और खास करके जो प्रत्याशी चुनकर नहीं आ सके, जिनकी हार हुई है, उनकी मीटिंग ली जा रही है और क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज सामने आई है वो उनसे पूछा जा रहा है। ऐसी एक मीटिंग आज मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार की अगुवाई में हुई, जिसमें फहाद अहमद जो कि अणुशक्ति नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे थे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज की बैठक में क्या क्या बातें हुई और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, ये मीटिंग सिर्फ उन लोगों की नहीं थी जो चुनाव हार गए, जो चुन के आए हैं उन लोगों की भी मीटिंग थी। तो कल हुई ना? हाँ, वो उसमें कुछ लोग भी थे। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबने अपना अनुभव साझा किया। शरद पवार साहब हम सबके गार्जियन हैं और इतनी 20-25 दिनों से वो भी दौरे पे थे, हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने हमसे अपने अनुभव पूछे, सभी लोगों ने अपने अनुभव साझे किए। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अनुभव साझा किया ईवीएम को लेके। देखिए, अभी हम चुनाव हार गए तो आप लोग यही मजाक बनाओगे कि देखो चुनाव हार गए तो ईवीएम की बात कर रहे हैं। नहीं, हम वो लोग हैं जो चुनाव लड़ने से पहले भी ईवीएम की पे जो शंकाएं थी उनके बारे में बात करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया की ऐसी कौन सी बैटरी है जो 10 घंटे चलने के बाद भी 99% चार्ज हो सकती है? आपका माइक है, 10 घंटे चलने के बाद 99% रह सकता है। आपके पास मोबाइल है। आप कौन सा ऐसा साधन है? या तो ये कहो कि कुछ जगहों पे हम अच्छी बैटरी लगाते हैं, कुछ जगहों पे नकली बैटरी लगाते हैं, या तो इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए। मैं अपने विधानसभा की बात करता हूं, 16वें 17 राउंड तक मैं लीड कर रहा था, आपको भी पता है। तब तक जो मेरी विपक्षी उम्मीदवार थी, जो आज विधायक हैं, वो काउंटिंग पे आई भी नहीं थी। उनके काउंटिंग एजेंट वहां से भाग चुके थे। एकदम से जब पूरे महाराष्ट्र में सरकार बन के आती है, उसके बाद जो 17वां, 18वां और 19वां आधा राउंड था, हर बूथ पे उनको 400 वोट मिलता है। ये सवाल है मेरा। लेकिन हमने आज सिर्फ ईवीएम की चर्चा नहीं की, हमने आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति का रुख क्या होगा इसको लेकर भी चर्चा की। राष्ट्रवादी पार्टी, असली एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, सबने शरद पवार साहब को कहा है कि जो फैसला आप लेंगे हम उसके साथ हैं। सड़क पे संघर्ष करने से हम लोग डटने वाले हैं, मतलब डरने वाले नहीं हैं। महायुति की सरकार में क्या होगा उसका अंदाजा मुझे अभी से दिख रहा है। जो 2014 के अंदर हुआ था ना, कि मोदी जी आके कहने लगे थे कि ये जुमला था और वो जुमला था और ये भी जुमला था, कुछ दिनों में ये होगा, अजीत पवार बोलेंगे अरे ये मैंने थोड़ी बोला था, फडणवीस ने बोला था। फडणवीस जी कहेंगे अरे ये तो शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, अब मैं मुख्यमंत्री हूं, अब मैं अलग बोलूंगा। इनके आपस में फुटफुटौल होने वाली है। मैं हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती कर रहा हूं महाराष्ट्र की जनता से, कटेंगे तो बटेंगे, सच नहीं है। कटेंगे तो बटेंगे, सच नहीं है। अगर हिंदू और मुसलमान बटेगा, ये महाराष्ट्र को काट देंगे, यही सच है। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का महाराष्ट्र है। और आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस पे संविधान की कसम खा के बोल रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान जब तक बटेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको काटेंगे। इसलिए हम लोगों को साथ में रहना है। चुनाव के नतीजे जो भी हुए उसको भूल के एक एक गांव में, एक एक कस्बे में, एक एक वार्ड में हमें लोगों के सुख और दुख में शामिल होना है। इस बात की प्रतिज्ञा जो है आज की मीटिंग में ली गई। फहाद जी, क्या शरद पवार जी ने ये भी आपको कहा है कि जो वीवीपैट मशीन्स खुलने वाली है और उसकी चेकिंग होती है, तो उसके लिए भी आप अर्जी करें, या तो उसके लिए क्या कुछ ऐसी तरतूदी? प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन बोलता है कि चुनाव में शायद कितने 30 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, शायद 30 लाख रुपए। लेकिन अगर आप ईवीएम की काउंटिंग और रिकाउंटिंग पे जाएं तो एक बूथ पे 47,000 रुपए देना है। मेरे यहाँ 262 बूथ हैं, 1 कोटी से ज्यादा पैसा उसमें लग जाएगा। मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मेरे उम्मीदवार ने मेरे सामने 50 करोड़ रुपए खर्च किए। जो व्यक्ति मेरे साथ फोटो खिंचाता था अगले दिन उसको पैकेट पहुंच जाता था। कई सारे ऐसे लोग भी थे। इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स कैसे हो सकते हैं? अगर आपको चेक करना है कि वीवीपैट पर क्या आया है, तो उसके लिए इतने पैसे देने पड़ते नहीं है, देने पड़ेंगे। एक बूथ पे 47,000 रुपए, एक मशीन पे आपको 47,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये रूल है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस देख लीजिए। मुझे भी कहा गया कर लो, मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तो नहीं कर रहा। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अगर जो भी मेरी ताकत थी मैं वो सारे पैसे अपने, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं नहीं, मेरा कोई धंधा नहीं है, मैं तो एक आम सा कार्यकर्ता हूं।
छात्र आंदोलन, दलितों के लिए लड़ाई लड़ता रहा हूं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि अगर आप अच्छे लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल ना हो, जो पैसे के दम पे धन बल की राजनीति नहीं करते, तो ऐसे रूल आपको खत्म करने चाहिए। ईवीएम में प्रॉब्लम है, हम चुनाव जीत जाएंगे तब भी बोलेंगे ईवीएम में प्रॉब्लम है। हम सिर्फ चुनाव हार गए इसलिए नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए हमें कोई और व्यवस्था पे बात करनी पड़ेगी। जब पूरी दुनिया के जिन मुल्कों को बोलते हैं कि हमें अमेरिका जैसा बनना है, हमें जापान जैसा बनना है, हमें फ्रांस, वो लोग जब काउंटिंग करा रहे हैं, जो है पोलिंग करा रहे हैं, उनके इलेक्शन में बैलेट से हो रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? एक छोटी सी बच्चों की खेलने वाली गाड़ी भी रिमोट से चलने लगती है। हम कैसे बोलते हैं कि इतना बड़ा? हमें शक था, चुनाव लड़ने से पहले भी था, चुनाव लड़ने के दौरान भी था, और चुनाव हारने के बाद भी है, और चुनाव जीत जाते तब भी है। लेकिन क्या इसके लिए कोई कानूनी लड़ाई और कुछ वकीलों की टीम बनाने पर बात हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, शरद पवार साहब ने एक सेपरेट कमेटी बनेगी, और ईवीएम की जो खामियां, और जो भाई बहुत सारी जगह ये हुआ है कि एक बूथ पे थे 700 वोट और बीजेपी के उम्मीदवार को मिल गए 900 वोट। एक जगह ये हुआ है कि 3 वोट थे एक परिवार के, उस बूथ पे जो है उन्हीं के कैंडिडेट को एक वोट मिला, तो क्या उनकी मां ने और उनके पिताजी ने उनको धोखा दे दिया? बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, और हल्के हल्के अभी जो है आने वाले दिनों में सामने आएगी। आपके माध्यम से बस यही कहूंगा कि महाराष्ट्र को कटने मत देना। चुनाव के नतीजे जो भी रहे हों, लाडली बहन योजना मिलती रहनी चाहिए। अगर पहले तो लाडली बहन योजना में हम तो 3000 देने वाले थे, ये 1500 दे रहे हैं, तो आप जाएं जब भी मौका मिले पूछना। 2100 बोला है उन्होंने, देंगे 2100 देंगे नहीं, 3000 देना चाहिए, 3100 देना चाहिए, क्योंकि हम 3000 दे रहे थे, हमसे ज्यादा दो ना। और भी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार, हमारे अलायंस पार्टनर्स दे रहे हैं, 3100 देना चाहिए। लेकिन जाते जाते ये पूछना चाहूंगा कि ये तो आरोप हो गए, अब इसे प्रूव करने के लिए अगर लीगल बैटल करना है तो एविडेंसेस भी चाहिए। क्या एविडेंसेस जुटाने में अब सारी टीम लगने वाली है? हाँ बिल्कुल, एविडेंसेस ऑलरेडी जुट चुके हैं। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, एविडेंसेस ऑलरेडी जुट चुके हैं कि कहां पर फॉर्म 20 में जो है गड़बड़ हुई है। सारे एविडेंस आप देखिए, सारे उम्मीदवार आए थे, और उम्मीदवार चुनाव हारने के बाद खाली नहीं बैठे थे, वो सब लोग एविडेंस इकट्ठे कर रहे थे। बहुत सारे एविडेंस आज जो है पार्टी अध्यक्ष जी के सामने रखे गए, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कानूनी लड़ाई हम इसकी लड़ेंगे, और सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सड़कों पे भी संघर्ष करेंगे। आने वाले दिनों में आपको हर सुख और दुख में राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में दिखेंगे। धन्यवाद विस्तार में बातचीत करने के लिए फहद जी। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर एक जन आंदोलन के साथ ही कानूनी लड़ाई की भी तैयारी अब विपक्ष कर रहा है, और अब देखना ये जरूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने एक पीआईएल ईवीएम के बारे में जो दाखिल हुई थी उसको दाखिल होने नहीं दिया था बल्कि खारिज किया था, क्या इस जन आंदोलन के माध्यम से फिर एक बार ईवीएम पे सोच विचार होगा इस देश में? कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।